शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आई एम रिफ़ा जहाँ फ्रॉम लर्निंग विद रिफ़ा जहाँ यूट्यूब चैनल। आएँ और मेरे चैनल के थ्रू रिफ़ा जहाँ से कुछ सीखें। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि आज हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करना है और जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। एक गुड न्यूज़ ये है बच्चों आपके लिए, वो ये है कि जो चैप्टर नंबर 14 है ये FSC पार्ट 1 बायोलॉजी की बुक का लास्ट चैप्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हमारी ये किताब जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन थोड़ी सी परेशानी वाली बात ये है कि चैप्टर थोड़ा लेंथी है, लेकिन परेशानी होना मैं हूँ ना, मैं चीज़ें आपके लिए बहुत आसान करती जाऊँगी। बस आपने क्या करना है, आपने बस इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, बिल्कुल ऐसे जुड़े रहना जैसे कोई ग्लू के साथ नहीं जोड़ देते किसी चीज़ को, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा है कि आपको पता है कि नया चैप्टर है, नई स्लाइड है, नवा कवर पेज है और नई थीम के साथ मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग और कलरफुल नोट्स शेयर करती हूँ, ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो बोर ना हो, उनको जो है वो स्टडी बोरिंग ना लगे, ठीक है। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है और जब भी मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करती हूँ ना, मेरी एक बहुत अच्छी आदत है। वो आदत ये है कि मैं उस चैप्टर को आपके साथ इंट्रोड्यूस ज़रूर करती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि भाई अब इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। क्योंकि चैप्टर नंबर 12 जो था वो न्यूट्रिशन बेस्ड था, उसमें हमने सारी की सारी डिटेल न्यूट्रिशन रिलेटेड देखी थी, ठीक है। इस तरह हमने जो चैप्टर नंबर 13 डिस्कस किया था उसमें हमने गैसेज एक्सचेंज डिस्कस की थी कि कैसे गैसेज एक्सचेंज होती है, वो डिफरेंट जो है वो डिटेल है। लेकिन चैप्टर नंबर 14 की बात करें, इसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करनी है। आसान कर दी होती हूँ वो ये कि इस पूरे चैप्टर में हमने बेसिकली मूवमेंट डिस्कस करनी है, और वो जो मूवमेंट होगी वो मटीरियल मूवमेंट होगी। और बेटा ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये मटीरियल मूवमेंट है, हम ना सिर्फ ये प्लांट्स में डिस्कस करेंगे बल्कि एनिमल्स में डिस्कस करेंगे। एनिमल्स में भी स्पेसिफिकली हम ह्यूमंस में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल्स की कैसे होती है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया कि चैप्टर क्या है और इसमें हम मेन किन किन ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो जी, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। ऐसा है कि आज हमने कुछ छोटे छोटे 3-4 टॉपिक्स डिस्कस करने। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेशन है क्या, कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इनमें आ जाते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे नीड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, क्या ज़रूरत पेश आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल की, या फिर हम कह सकते हैं कौन से ऐसे जो है वो प्रिंसिपल्स या कौन से ऐसे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। फिर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, स्टार्ट करेंगे टॉपिक। और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में आपको पता है रूट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल परफॉर्म कर रहे होता है। मिनरल ऑब्जॉर्प्शन हमने देखनी है बाय रूट्स। समझ आ गई, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। अब कुछ स्लाइड में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, अब हम थोड़ा सा इसको मैं आपको बता दूं कि आज हमने कौन कौन सी स्लाइड्स को डिस्कस करना है। सो इस तरह की स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस पूरे चैप्टर में। और ऐसा है कि बहुत इंटरेस्टिंग से मैंने कलर थीम ली है, आपकी आंखों को अच्छा लगे, जो देखने में अच्छा लगेगा जाहिर है वो जो है वो पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा। अब ऐसा है कि पिक्चर्स भी ऐड किए हैं जहाँ ऐड करने की ज़रूरत थी, ठीक है। सो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो इंशाल्लाह इस पूरे का पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। आपका सिर्फ अभी मैं ये जो इंट्रोडक्शन बना रही हूँ, ये बता रही हूँ ना, इसमें मैंने सिर्फ आपका जहन बनाया कि आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगे, आपको पता हो कि हम इस पूरे चैप्टर को बहुत ही आसानी से कवर कर लेंगे, ठीक है। बातें बहुत होगी, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हमने इसमें ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करनी है, मटेरियल मूवमेंट। और वो मटेरियल मूवमेंट ना सिर्फ हम प्लांट्स में देखेंगे, एनिमल्स में देखेंगे, ये स्पेसिफिकली ह्यूमंस में देखेंगे। अच्छा जी, अब मूवमेंट बेटा मटेरियल की, अब मूवमेंट कहीं भी हो सकती है। मूवमेंट अंदर हो सकती है, बाहर हो सकती है, ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, दाएं होती है, बाएं हो सकती है, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, कहीं भी जगह मटेरियल मूवमेंट, ठीक है, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसके थ्रू हम कहते हैं कि ये मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, वो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं, ये फंडामेंटल जो प्रोसेसेस हैं, या फिर ऐसे मैकेनिज्म जिनके थ्रू मटेरियल या तो सेल के अंदर जा सकते हैं, सेल के बाहर आ सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, यहाँ वहाँ। डिफ्यूजन की बात करते हैं बेटा। डिफ्यूजन जो है ना बेटा, वो होती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ कंसनट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से लो कंसनट्रेशन में जो मूवमेंट होगी मटेरियल की, वो डिफ्यूजन कहलाती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। ऐसी है कि मैं आपके साथ थोड़ा इन टर्म्स को बता दूं, क्योंकि ये टर्म्स जब तक आप इनसे इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, जब तक मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन नहीं करवाऊंगी, इनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगी, आपको आगे कुछ समझ नहीं आएगी। सो अभी जो है वो टाइम लग रहा है, परेशानी हो ना, अब बस चलते जाएं, समझते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, पॉइंट्स जो है मजीद लिखने वाले अब आप नोट डाउन करते जाएं। अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है? फैसिलिटेट करना कहते हैं किसी की हेल्प करना। हम अपनी लाइफ में डिफरेंट लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जो
फादर होता है वो बच्चों को फैसिलिटेट कर रहा होता है, मदर भी फैसिलिटेट कर रही होती है। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो है उस्ताद। उस्ताद जो है वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं अब आपको हेल्प कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 14 जब आपने देखा होगा आप कहेंगे बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। लेकिन मैं जो हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं फैसिलिटेट करूँगी, आपके लिए चीज़ें आसान करूँगी। सो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का तो आपको पता है, हाई से लो मूवमेंट। अब ऐसा है कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उन्होंने मेम्ब्रेन से अंदर बाहर होना है, उसको हेल्प करने के लिए ना उन सेल मेम्ब्रेन्स में कुछ कैरियर्स होते हैं, कुछ चैनल प्रोटीन्स होती हैं। वो कैरियर्स जो हैं, वो प्रोटीन्स जो हैं, वो हेल्प करती हैं मटेरियल की अंदर बाहर मूवमेंट, उसको कहते हैं ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हुई। मतलब कि अगर किसी ने फैसिलिटेट किया उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट है बेटा ऑस्मोसिस। सबसे पहले यहाँ ये समझें कि स्पेसिफिकली पानी की मूवमेंट होती है, और पानी की मूवमेंट होती है हाई टू लो मूवमेंट, और वो हाई टू लो मूवमेंट होती है जी किसी भी मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव से आपने ना एक हिंट ले लेना है कि यहाँ एक एनर्जी यूज होगी। अच्छा, ऐसा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ना जोर लग रहा है, नाम से आप बंदा एक्टिव होना चाहिए, बंदे को चौकस होना चाहिए। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेरा बेटा लो से हाई की तरफ मूवमेंट होती है, ठीक है। डिफ्यूजन से थोड़ा उल्टा है, ये लो से हाई मूवमेंट होती है। जब लो से हाई मूवमेंट होती है ना तो एनर्जी लगती है। अब वो एनर्जी जो है ना वो बेटा एटीपी की शक्ल में इस्तेमाल करवाई जाती है, और उसको इस्तेमाल करवाने के बाद मूवमेंट होती है किसी भी मटेरियल की फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कुछ टर्म्स हम आगे यूज़ करेंगे। एंडोसाइटोसिस। जब मैं आपको टर्म्स अभी बता दूंगी तो आगे जब मैं ये टर्म्स बोलूँगी तो आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंडोसाइटोसिस, साइटोसिस सबसे पहले समझे। साइटोसिस कहते हैं सेल, एंडो कहते हैं अंदर, समझ आ गई। सेल के अंदर किसी चीज़ की मूवमेंट होना या मटेरियल की सेल के अंदर मूवमेंट होना, एंडोसाइटोसिस। इसी तरह साइटोसिस सेल, एक्सोमीन बाहर, मतलब कि सेल से बाहर मूवमेंट होना, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। समझ आ गई बेटा, ये सारी टर्म्स अभी समझ लें ताकि आगे मुश्किल ना हो। अच्छा जी, मैं बातें बहुत करती हूँ जिससे चैप्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा और मज़ीद लंबा हो जाता है, टॉपिक बहुत लेंथी हो जाता है। खैर, अच्छा जी, अब हमने ना नेक्स्ट कुछ ऐसी टर्म्स डिस्कस करनी है, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करनी है, कुछ ऐसे प्रोसेसेस डिस्कस करने हैं जिसके थ्रू मूवमेंट होती है। मतलब कि भाई मूवमेंट हमने कहा होती है, अंदर होती है, बाहर होती है, ऊपर होती है, नीचे होती है, यहाँ होती है, वहाँ होती है, दाएं होती है, बाएं होती है। ये जो मूवमेंट्स होती है ना बेटा, ये एनिमल्स में ये जो मूवमेंट्स होती है ना, ये कुछ प्रोसेसेस को फिर आप कह सकते हैं कि कंट्रोल कर रही होती हैं, या कुछ प्रोसेसेस रिजल्ट होते हैं इन मूवमेंट के बाद, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले डाइजेशन। भाई डाइजेशन किसको नहीं पता, भाई खुराक का हजम होना, अंदर आना पहले, फिर उसके बाद हजम होना। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको पता है कि सर्कुलेशन होना। अब ब्लड का भी तो मूवमेंट होती है, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन में ही आ जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको पता है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम्स का आपको पता है। अब ये जो मूवमेंट है ना, ये कुछ सिस्टम्स को रिजल्ट करवा रही होती है। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको पता है कि ये बॉडी से बाहर की तरफ की मूवमेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बेसिकली खुराक को अंदर एंटर करें, सो अंदर आना, बाहर आना। अब ब्लड की बात कर लो, वो ऊपर नीचे यहाँ वहाँ हर जगह मूवमेंट होती है। इसका मतलब कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि मूवमेंट रिजल्ट होते हैं, या इस मूवमेंट के बाद कुछ प्रोसेसेस होते हैं, ये दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने प्लांट्स में डिस्कस करना है कि प्लांट्स में कौन कौन सी मूवमेंट के बाद जो है वो रिजल्ट होते हैं प्रोसेसेस। ऐसा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। भाई रूट्स के एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है, अब आगे हम पढ़ेंगे भी कि कैसे रूट्स जो है वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बेटा, मूवमेंट, कंडक्शन। ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली कहते हैं कि जो वाटर या फिर जो भी फूड पार्टिकल्स या न्यूट्रिशन जो भी रूट्स के जरिए प्लांट्स में एंटर हुए, अब उनको ट्रांसपोर्ट करना, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम के थ्रू पूरे प्लांट बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। उसके बाद फोटोसिंथेसिस हो गया, ये भी प्रोसेस है, ठीक है। रेस्पिरेशन, ये भी प्रोसेसेस हैं जो कि इन मूवमेंट के बाद रिजल्ट होती है प्लांट्स में। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड में अब हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ नीड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स। भाई क्यों ज़रूरत पड़ती है, भाई मटीरियल की मूवमेंट क्यों करवाई जाती है, ठीक है। अब कहते हैं कि कुछ फिजिकल, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे होते हैं। अब बात ये समझें कि कोई भी फिजिकल या कोई भी केमिकल रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मटेरियल की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। अब मुझे बताएं कि अगर हम खुराक को खाएंगे नहीं तो डाइजेशन कैसे होगी,
ठीक है, खाएंगे नहीं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे जो है वो जनरेट होगा, एक्सक्रीशन कैसे होगी, ठीक है। इसका मतलब कोई भी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन होना है अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो उसके लिए मटेरियल की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? खैर, नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, अब इस रिएक्शन के रिजल्टेंट में क्या होता है, ना सिर्फ वेस्ट बन रहा होता है बल्कि वेस्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो रिमूव करवा दिया जाता है, मतलब कि जितना भी वेस्ट है वो फिर ब्लड के थ्रू, आपको पता है कि एसेंशियल जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फिर इस्तेमाल हो जाते हैं, जो वेस्ट है उसको एलिमिनेट करवा दिया जाता है, रिमूव करवा दिया जाता है। समझ आ गई? अब आगे अहमियत समझें कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना हो कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, तो क्या चीज़ होगी, मतलब अगर ये ना होते ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स तो क्या मसला होता? ऐसा होता कि जी कोई भी हम रिक्वायर्ड मटेरियल को हासिल नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा कि जब ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो रही, मटेरियल मूवमेंट ही नहीं हो रही, तो क्या हम अपने जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं उनको हम ले सकते हैं? और भाई नहीं ले सकते, सौखा काम। आगे चलते हैं। क्या हम अगर कोई चीज़ ले ही नहीं रहे, फूड हम अपटेक ही नहीं कर रहे, मूवमेंट ही नहीं हो रही मटेरियल की, तो वेस्ट बनेगा। जब वेस्ट नहीं बनेगा तो क्या वेस्ट रिमूव होगा? नहीं। इसका मतलब कि अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता अगर मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ना वो रिक्वायर्ड मटेरियल को हासिल कर सकता, ना वो वेस्ट को एलिमिनेट कर सकता, मतलब कि कुछ भी ना कर सकता, उसका तो बेड़ा गर्क ही हो जाता। इसका मतलब हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई, हर वो सिस्टम जो अल्लाह ने बनाया, उसके पीछे कोई ना कोई बहुत इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई बहुत खूबसूरत हकीकत है, जो कि इंसान जो है वो बायोलॉजी को पढ़ने के बाद उस हकीकत तक पहुंचता है। खैर, नेक्स्ट है जी, जो लोअर एनिमल्स होते हैं या जो लोअर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इवन जो यूनिसेलुलर है, जो कि एक सेलुलर बॉडी रखते हैं या एक सेल बॉडी रखते हैं, उनके पास कोई ऐसा जो फ्लो जो है सिस्टम है वो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास एक सेल है भाई, एक सेल से वो चीज़ें ले भी रहे होते हैं, एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं, एलिमिनेट भी कर रहे होते हैं। सिंपल सा उनमें ये मैकेनिज्म है। ऐसा नहीं कि अगर ना हो तो उनकी डेथ ही हो जाती, लेकिन वो ऐसा एक सेल के थ्रू वो सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन अंदर बाहर कर रहे होते हैं। खैर, नेक्स्ट जो है वो मैंने आपके साथ अगेन, भाई ये तो हमारा पुराना एक साथ है ना कि भाई मैंने आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवानी है, शॉर्ट भी बताने, लॉन्ग भी बताने। ऐसा है कि इसमें एक शॉर्ट बनता है कि वाई कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और भाई उठा के ये पॉइंट लिख दो भाई, ठीक है। चलो जी, शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है नेक्स्ट स्लाइड में कुछ डिटेल, और वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अब प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है? एक्चुअली रूट्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं, रोल परफॉर्म कर रही होती है अब्जॉर्प्शन में, और अब्जॉर्प्शन के बाद फिर वो एक जाइलम ट्रेन चलती है, फ्लोइंग ट्रेन चलती है, उसमें पैसेंजर की जगह पानी बैठता है, फूड बैठती है, न्यूट्रिएंट्स बैठते हैं, और फिर वो ट्रैवल कर रहे थे थ्रू आउट द प्लांट। आसान हो गया, मज़ा है, स्टोरी है। खैर, अब टेक इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स या मिनरल्स एंड वाटर कैसे होती है? सबसे पहले तो आप समझिए कि भाई प्लांट्स को कौन से ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ये कौन से उनके लिए इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। 3 टाइप्स हैं भाई। सबसे पहले आप नोट डाउन कर लें कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आप कर लें वाटर, उसके बाद आप कर लें मिनरल्स। आप कहेंगे मैम आज कुछ ज़्यादा इन मूड में। एनीवेज, ये 3 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए होते हैं, ठीक है। हाँ, लाइट के अलावा, क्योंकि लाइट तो ऑब्वियसली बात है बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन मेन 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वाटर चाहिए होती है, मिनरल चाहिए होती है। अब बात आती है कि ये क्यों आती है? क्योंकि प्लांट जो है वो सिंथेसाइज कर सके रिक्वायर्ड कंपाउंड्स को, भाई जितने भी रिक्वायर्ड। अब भाई प्लांट्स के लिए तो ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब खुद सोचें, कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, सनलाइट ना हो, वाटर ना हो, तो क्या ग्लूकोज बने, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड कंपाउंड है प्लांट के लिए? नहीं ना। इसका मतलब कि ये बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, इसको इस्तेमाल करने के बाद ही वो अपने लिए रिक्वायर्ड कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। उसके बाद मिनरल और वाटर जो है, अब हमने देखना है कि ये कहाँ कहाँ से हासिल कर रहे होते हैं, इनकी जो ऑब्टेन है, या ये कहाँ कहाँ से सोर्सेज कहाँ से है, मिनरल की सोर्स कहाँ है, वाटर की सोर्स कहाँ से हासिल करते हैं प्लांट्स, ठीक है। ऐसा है कि ये कोई फ्रिज में जाके नहीं मिनरल्स और वाटर को लेते, प्लांट्स जो हैं वो मिनरल्स और वाटर सॉइल से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। और ये बच्चों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वो एयर से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमने आना है रूट्स की तरफ। रूट्स बहुत डिस्कस करेंगे हम रूट्स को। रूट्स जो है वो प्लांट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे इंसान के लिए खाना, ठीक है, इसीलिए इनके लिए रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खैर, कैसे? ठीक है, ऐसा है कि रूट्स ना सिर्फ, अब हमें रूट्स का फंक्शन देखना है कि ना सिर्फ ये रूट्स प्लांट्स को फिक्स करती हैं,
ठीक है, ज़मीन में गाड़े रखती हैं, एंकर करती हैं, ठीक है, सॉइल में। उसके अलावा ये एब्जॉर्प्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। एब्जॉर्प्शन किसकी भाई? मिनरल्स एंड वाटर की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो वो एयर से लेते हैं। खैर, अब यहाँ एक साइड ब्लॉक है, वो कैसे मेरी नज़र से बच सकता है? भाई मेरे बच्चे क्यों उस साइड ब्लॉक को छोड़े? भाई हो सकता है इसमें से इंपॉर्टेंट MCQs है, हो सकता क्यों आ सकता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू नो वाले जितने भी साइड ब्लॉक्स हैं उनको नहीं मिस करना। अच्छा जी, ऐसा है कि राई प्लांट, ठीक है। अब कैसा होता है राई प्लांट? ओ भाई इस तरह का होता है। अब इसकी हमने डिस्कशन करनी है डिटेल की, तो देख लें भाई तस्वीर। अब ऐसा है कि अगर हम राई प्लांट की लेंथ की बात करें, 1 मीटर से भी बेटा इनकी लेंथ कम होती, छोटू सा ये प्लांट होता है, लेकिन इनमें 14 मिलियंस ब्रांचेज होती हैं रूट्स की। यस, कितनी ज़्यादा। और वो जो 40 मिलियन जिनकी दे दड़ादर, यहाँ भी ब्रांच, वहाँ भी ब्रांच, यहाँ भी ब्रांच, नीचे नीचे फैली हुई ज़मीन में ब्रांचेस, कहते हैं कि अगर उन तमाम ब्रांचेस को हम इतने ही वेले हैं कि अगर हम उनको स्ट्रेट करें तो वो 600 किलोमीटर की वो रूट्स होंगी जिसने इस राय प्लांट को एंकर किया होता है, जो कि बस 1 मीटर से भी कम का होता है, छोटू सा होता है, लेकिन रूट्स इसकी बहुत फैली होती है, इतनी फैली होती है, इतनी लंबी होती है कि अगर हम उनको इकट्ठा करके एक लेंथ बनाएं तो वो 600 किलोमीटर की होती है। अल्लाह माफ़ करे। अच्छा जी, खैर रूट्स, भाई ये क्यों पिक्चर लगाई आप कहेंगे मैम, ब्लाम 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 बता दें ये क्यों है? ये ऐसा है कि प्लांट है, ये रूट्स दिखाई हुई हैं, और ये जो है ये छोटू छोटू से ये रूट हेयर्स हैं भाई, आगे की ब्रांचेज हैं, ठीक है। इवन यहाँ से रूट्स की फर्दर ब्रांचेज निकलती हैं और उन फर्दर ब्रांचेज में रूट हेयर्स लगे होते हैं, ठीक है। खैर अभी इनको हम आगे डिस्कस भी कर लेंगे। कहते हैं कि जी जो रूट हेयर्स होती हैं या फिर आगे जो एक्सटेंसिव ब्रांचेज होती हैं रूट्स की, वो क्यों होती हैं भाई? आपके माइंड में सवाल पैदा, वो क्यों? उस क्यों का जवाब सिर्फ मिस रिफत के पास है। ऐसा है कि जो ब्रांचेस बनती ना आगे, जो फैली हुई ब्रांचेस होती हैं ना, वो सरफेस एरिया बढ़ाती हैं भाई। किसी भी रूट के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए एक्सटेंसिव ब्रांचेस अल्लाह ताला ने दी हुई हैं। अब जो एक्सटेंसिव ब्रांचेस होती हैं वो फिर हेल्प करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अब्जॉर्ब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स को अब्जॉर्ब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से ग्रोथ हो, ये ताज़ा पला मोटा ताज़ा प्लांट बने। अच्छा नेक्स्ट है रूटलेट्स। इसको बेसिकली ये जो एक्सटेंसिव ब्रांचेज है इनको रूटलेट बोलते हैं, मतलब आगे 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 रूट से आगे की ब्रांचेज। अब रूटलेट में ना काफ़ी सारे क्लस्टर करते हैं, गुच्छा, काफ़ी सारा गुच्छा टीनी हेयर का होता है, और वो जो टीनी हेयर हैं उनको रूट हेयर्स बोलते हैं, ठीक है। अब भाई रूट हेयर्स आपने देखे होंगे, नहीं तो वो छोटा सा प्लांट को आप जब उखाड़ेंगे तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा भाई कि रूट्स की भी बहुत खूबसूरत घनी जुल्फ़ें होती हैं, ठीक है, जिनको वो रूट हेयर्स बोलते हैं। अच्छा रूट हेयर्स ना, ऐसा है कि रूट हेयर्स क्या होती हैं? रूट हेयर्स बेसिकली एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन कहते हैं आगे बढ़ी हुई चीज़, बढ़ोतरी किसी चीज़ की, और वो जो है वो बेसिकली रूट्स के जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनके आगे की एक्सटेंशन होती है, उसको रूट हेयर्स बोलते हैं। अब ऐसा है कि 67% किसी भी प्लांट का सरफेस एरिया जो है वो रूट हेयर्स की वजह से है। उसके अलावा जो सिंपल रूट है ना वो 33% होती है, दैट्स इट। आप देख लें कि रूट हेयर्स कितनी ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा देता है प्लांट का। अच्छा नेक्स्ट, अब आप कहेंगे कि ये क्या है? ये बेसिकली मैंने आपके साथ अगेन रूट शेयर किया, ये रूट हेयर्स हैं, ठीक है। ये रूट हेयर्स जो है वो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ना ये बेसिकली आप ये जो सरफेस आप देख सकते हैं ये बेसिकली एपिडर्मल सेल्स हैं रूट के, उसकी फ़ौरन बाद एक्सटेंशन है। अच्छा खैर नेक्स्ट हमने एक प्लांट डिस्कस करना है, दैट इज़ प्रोसोपिस ट्रीज। इस तरह का होता है ये प्रोसोपिस ट्री। अच्छा प्रोसोपिस ट्री जो है वो एक लिग्यूमिनसी, क्या है, ल्यूमिनेसी फैमिली, जो इसको ये फलीदार दाने, कोई भी मटर शटर, जितनी भी मटर शटर वाली जितनी भी फैमिली थी वो इसमें आती। इसमें ही एक और ट्री आता है जिसका नाम प्रोसोपिस ट्री। अभी हम क्यों डिस्कस करें, ऐसा है कि इसमें भी हम रूट्स डिस्कस करेंगे। इसकी रूट इतनी कोई गहरी होती है ज़मीन में, इतनी कोई गहरी होती हैं, हालांकि कहते हैं सफ़ेदे की प्लांट की गहरी होती हैं, ठीक है। सफ़ेदे के प्लांट के अलावा इनकी इतनी गहरी होती हैं कि एक ट्री की अगर हम रूट्स की बात करें तो वो नीचे 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 डेप्थ में बहुत ज़्यादा नीचे 50 मीटर्स तक नीचे होती हैं। यस अच्छा नेक्स्ट है कि मोस्ट ऑफ द वाटर और जितनी भी मिनरल्स हैं ना वो रूट हेयर से भी ले रहे होते हैं, क्योंकि इनकी रूट्स 50 मीटर तक नीचे होती हैं, और जाहिर है रूट्स भी नीचे हैं, रूट हेयर्स भी होंगे, जिसके बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स की अपटेक कर रहे होते हैं। अच्छा नेक्स्ट ना, अब एक छोटू सा एक और टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है, उसके बाद एक मेन टॉपिक आएगा, वो हम अगेन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी ऑलरेडी आई नो हो गई है क्योंकि मैं ब्लाम 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 बहुत बोल रही हूँ। खैर नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। अच्छा पहला पॉइंट ये है कि अब हमने कहा कि जी रूट्स का काम सबसे पहले है कि उन्होंने मिनरल्स को
एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्प्शन में ना आप कह सकते हैं वेरिएशन आ सकती हैं, मतलब कि अगर तो सोल्यूशन फॉर्म में मिनरल पड़ा है तो वो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आसानी होती है, लेकिन अगर वो सोयल के साथ बॉन्ड बना दे तो फिर मुश्किल होता है। और बॉन्ड कौन सा, आयनिक बॉन्ड, हम देख लेंगे। अच्छा, अब कहते हैं कि अगर हम बात करें अब्जॉर्प्शन कम या ज़्यादा हो सकती है, कोई फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। यस, पहला फैक्टर है जी फर्टिलिटी ऑफ द सोयल, जरखेज़ी बहुत डिपेंड करती है। अब एक ज़मीन है जो जरखेज़ है उसमें ज़ाहिर है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ आप कह सकते हैं मिनरल ज़्यादा है, तो ज़्यादा फर्टिलिटी ऑफ द सोयल या ज़्यादा फर्टाइल है सोयल, ज़्यादा उनमें मिनरल्स मौजूद होंगे, तो जाहिर है भाई क्या तकलीफ होगी रूट्स को कि वो काम एब्जॉर्ब करेगा। ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स या ज़्यादा मिनरल्स होंगे तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। अच्छा, एसिडिटी भी डिपेंड करती है, एसिडिटी ऑफ द सोइल। हाँ, एसिडिटी ज़्यादा होगी, एसिडिटी कम होगी, इस पर भी डिपेंड करता है मिनरल एब्जॉर्प्शन। उसके बाद अदर फैक्टर्स भी होते हैं, वो हम छोड़ दें, पानी मिलेगा तो ज़ाहिर है कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि सूटेबल होते हैं, जिसके बाद एब्जॉर्प्शन ज़्यादा देखने को मिलती है। अच्छा, ऐसा है कि सोइल मिनरल जो है वो कहते हैं कि अगर वो सोल्यूशन फॉर्म में ना हो, आर नॉट इन द सोल्यूशन, और वो बॉन्डेड हो, आयनिक बॉन्ड्स बनाएं वो सॉइल पार्टिकल्स के साथ, तो फिर वो फिर अवेलेबल नहीं होते प्लांट्स को। नहीं समझ रही? ऐसा है कि अगर तो बॉन्ड्स बने हों, आयनिक बॉन्ड बने हों और सॉइल पार्टिकल्स के साथ वो सारे के सारे मिनरल्स बहुत हद तक वो सख्ती से आप कह सकते हैं इंटेंगल्ड हों, तब फिर वहाँ से एब्जॉर्प्शन मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सोल्यूशन फॉर्म में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम किसी सॉइल को फर्टिलाइज़र दें और वो फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, तो सबसे पहले जो प्राइमरी एब्जॉर्प्शन होगी ना, वो प्राइमरीली एब्जॉर्प्शन इनऑर्गेनिक आयन की होगी। अगेन ये एक MCQs है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ मिनरल बाय रूट इज इंडिपेंडेंट, आज़ाद है भाई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब कहते हैं कि मिनरल की एब्जॉर्प्शन आज़ाद है, रूट्स पे डिपेंड करता है कि वो, अब हो सकता है कि फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जितनी ज़रूरत होगी ज़ाहिर है मिनरल्स वो उतना ही लेगा, उससे कम नहीं ले सकता। ठीक है, ये नहीं कि उसको ज़्यादा चाहिए तो वो कम ले ले, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तो वो लेता जाए, तो आज़ाद है। ये डिपेंड करता है रूट्स पे। ठीक है, जितनी उनको एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होती है, जितना उनको रेट चाहिए तो वो उतना ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब ये लास्ट कुछ पॉइंट्स है, उसके बाद आपकी जान छूट जानी है मेरे से। अच्छा, ऐसा है कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट, कौन से फैक्टर्स, मजीद हम कुछ फैक्टर, अब पहले तो हमने फर्टिलिटी की बात की, एसिडिटी की बात की, अदर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर, अब मजीद ये है कि अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स ऑफ फ्रूट्स जो भी है इनमें हेल्प कर रहे होते हैं या फिर इन्हांस कर रहे होते हैं इनकी एब्जॉर्प्शन में। कंसनट्रेशन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, भाई अगर रूट्स के अंदर कंसनट्रेशन लो है तो फिर हाई टू लो वो फिर मूवमेंट होती है, डिफ्यूजन होती है। ठीक है, मटेरियल्स की या मिनरल्स की, तो कंसनट्रेशन अंदर बाहर रूट्स की बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, ये फैक्टर जो है वो आप कह सकते हैं हेल्प करता है इनकी एब्जॉर्प्शन में। उसके बाद द ईज़, वो आसानी जिसके बाद पैसिव पेनिट्रेशन हो सकती है सेल मेम्ब्रेन। अब देखें ना, वो आसानी कौन प्रोवाइड कर सकते हैं, मैंने अभी आपको कहा कि कुछ ऐसे चैनल प्रोटीन्स होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में लगी होती है, कुछ रूट्स की सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन्स लगी होती हैं जो कि मटेरियल्स को पकड़ के, जो बड़े मटेरियल्स होते हैं जो नहीं पेनिट्रेट हो सकते या जो डिफ्यूजन नहीं कर सकते, तो उनके लिए फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, क्योंकि उनको फिर प्रोटीन्स फैसिलिटेट करके अंदर बाहर करें। तो ये जो आसानी हो जाती है प्रोटीन्स की जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद हैं, इफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को, रेट बढ़ा देते हैं। उसके बाद एक्सटेंड टू विच कैरियर मॉलिक्यूल एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन आते हैं, अगेन बढ़ा दें कैरियर्स तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, एक्टिव हो जाएगी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट अगेन ये प्रोसोपिस ट्री का एक साइड ब्लॉक था, वो मैंने आपको बता दिया कि उनकी इतनी डीप रूट्स होती हैं, 50 मीटर्स की होती हैं। अगेन दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मुझे बर्दाश्त किया, लेकिन ऐसा है कि मैंने एक बिल्डअप बना दिया, आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इंटरेस्टिंग, कलरफुल और बड़े मज़े की आपके साथ हेडिंग्स के साथ, ये खुद हेडिंग में बनाती हूँ, बुक में नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी जब आप हेडिंग्स के साथ अपने पेपर पे लिखेंगे तो क्या आप मोती पर हो देंगे, तो जो पेपर चेकर होगा वो तो आपको मजबूर हो जाएगा कि भाई वो आपको 10 में से 20 नंबर दे दे। ठीक है, खैर सो आपने एज इट इज़ नोट्स उठाने हैं। ठीक है, और इसकी तैयारी करनी है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई, भाई नहीं आई कोई बात नहीं, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको समझ आई है तो आपने फीडबैक लाजमी देना है, अप्रिशिएट लाजमी करना है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद जो है वो एनर्जी के साथ आपको नेक्स्ट टॉपिक्स भी पढ़ाऊँ। बातें बहुत होगी, लास्ट पे यही कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और हाँ, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपके लिए आसानी होगी। सो जितने भी न्यू नोटिफिकेशन होंगे इस चैनल रिलेटेड वो आपको बर वक्त मिल जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।